बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एनएमडी कैट का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इस यूनिट का नेम है जी रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। तो आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक्स कवर करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है और लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं जी सर्कुलर मोशन से। सर्कुलर मोशन क्या होती है? मोशन ऑफ अ बॉडीज इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एंगुलर मोशन क्या होती है? सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी में आल्सो बी कॉल्ड एंगुलर मोशन। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको तैयार कीजिएगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक नोट है जहां से एमसीक्यूज बन सकता है कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर आर हमेशा क्या हो रही होगी जी? कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होगी। याद रखिएगा, अगर आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो पोजीशन वेक्टर आर की जो डायरेक्शन होगी वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होगी। और नंबर 2, मैग्नीट्यूड जो होगी पोजीशन वेक्टर की आर की वो कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद नंबर 2 पे क्या है? इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ये भी बात याद रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी जो होगी हर पॉइंट पे वो क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक बॉडी इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो चेंज हो रही होगी। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। अब मैग्नीट्यूड उस सर्कुलर पाथ में भी कांस्टेंट रह सकती है और नहीं भी रह सकती, तो डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे। अब है जी हमारा फर्स्ट टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे और अपने एमसीक्यूज तैयार करेंगे। लेट करते हैं जी एक पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और मूव कर रहा है जी पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और अब हम जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से लेके किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस आर का नाम देते हैं। तो ये भी आर और ये भी क्या कहलाएगा? रेडियस आर कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, ए और बी के बिटवीन जो बनने वाला एंगल है उसे हम नाम दे देते हैं थीटा का। अब याद रखिएगा, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स के बिटवीन जो छोटा सा पोर्शन होगा उसे हम आर्क का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं जी? आर्क। तो आर्क लेंथ भी इसे बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? ए और बी के बिटवीन जो पोर्शन है सर्कल का, इसे हम आर्क लेंथ का नाम देंगे और इसे डिनोट कर देते हैं एस से। ठीक हो गया जी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा? स्टूडेंट्स, ये जो थीटा है यही हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? आर्क लेंथ का इस सेंटर पे बिटवीन 2 रेडियाई बनने वाला जो एंगल है उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। क्लियर हो गया जी। तो इसी को हमने यहाँ पे मैथमेटिकली डिफाइन किया है कि थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो इज इक्वल टू क्या होगा जी? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब आर्क लेंथ को हमने एस से शो किया हुआ है और रेडियस को हमने आर से शो किया हुआ है। तो ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट रिलेशन बन गया। फार्मूला तैयार हो गया जी, इसको याद रखिएगा। ठीक है। उससे नेक्स्ट हमारे पास एक और फार्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इसे हम नाम दे देते हैं 2 का। तो ये 2 फार्मूले आपको तैयार करने हैं। उससे नेक्स्ट चलते हैं जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो याद रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। एसआई यूनिट बोल रहा हूँ, एसआई यूनिट रेडियन है, जिसको आप RAD से भी शो कर सकते हैं शॉर्टकट। उससे नेक्स्ट है जी नॉन एसआई, यानी कि अदर यूनिट्स क्या हो सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के? डिग्री भी आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, रेवोल्यूशन भी आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, साइकिल भी, मिनट भी, सेकंड भी। अब यहाँ पे आके बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। वो कहते हैं सर मिनट और सेकंड तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट नहीं हो सकता। याद रखिएगा, ऐसे यूनिट नहीं हो सकता। अदर यूनिट्स में आप मिनट और सेकंड को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ही यूनिट कंसीडर करेंगे। लेकिन अक्सर ये एमसीक्यूज में यूँ पूछा जाता है, मिनट को बोला जाता है आर्क ऑफ द मिनट और सेकंड वाले यूनिट को बोला जाता है आर्क ऑफ सेकंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अदर यूनिट्स में आर्क ऑफ सेकंड ये यूनिट है कि नहीं है, तो आप याद रखिएगा, चाहे सेकंड कहे चाहे आर्क ऑफ सेकंड कहे, ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। मैं आपको रेफरेंस यहाँ पे दे देता हूँ कि इसी चैप्टर नंबर 5 के अंदर सर्कुलर मोशन वाले में जब आप लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं न्यूटन और आइंस्टाइन के
व्यूज़ को देखते हैं तो उसके लास्ट 2 पैराग्राफ्स के साथ एक छोटी सी साइड इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो उस साइड इन्फॉर्मेशन में जब लाइट बेंड होती है तो एंगल फाई दिखाया गया है, और उसके नीचे बॉक्स में ये मेंशन किया गया है फाई की वैल्यू के साथ कि वो एंगल का जो यूनिट हम ले रहे हैं वो सेकंड्स ले रहे हैं। तो आप चैप्टर नंबर 5 के लास्ट टॉपिक पे अगर जाएंगे, न्यूटन और आइंस्टाइन के रिव्यू को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे साइड इन्फॉर्मेशन में आप देखें आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल फाई जिसका यूनिट सेकंड में मिलेगा, नज़र आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि सेकंड भी आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो सकता है। तो अब स्टूडेंट्स आर्क ऑफ मिनट से और आर्क ऑफ सेकंड से एक और एमसीक्यूज बन सकता है। वो क्या जी? आर्क ऑफ मिनट में जो 1 मिनट होगा, 1 मिनट, इसको ऐसे शो करते हैं 1 के ऊपर प्राइम, ठीक है। तो आर्क ऑफ मिनट में जो 1 मिनट होगा ये बराबर होता है 1/60 डिग्री के, ठीक है। इसी तरह आपके पास आर्क ऑफ सेकंड में जो 1 सेकंड होगा इसके ऊपर 2 प्राइम आएंगे, तो 1 सेकंड होगा ये होगा 1/3600 डिग्री। तो ये दोनों आपके पास एमसीक्यूज हैं, इनको याद रखिएगा। अब चलते हैं जी डायमेंशंस की तरफ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस क्या होगी? तो सारे बच्चों को पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन नहीं होती, लेकिन याद रखिएगा जब वो एमसीक्यूज बनाएगा तो एमसीक्यूज में वो इस तरह की ऑप्शन बना सकता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है। उसमें ये आपको ऑप्शन अगर नजर आए तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए l की पावर +1 और यहाँ पे l की पावर -1 है, तो -1 को +1 में ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये वाली ऑप्शन भी वो दे सकता है। तो l की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, मतलब डायमेंशन इसकी नहीं है, ठीक है, डायमेंशनलेस है। तो इस तरह से अगर वो ऑप्शंस बना के डायमेंशन दे दे तो फिर आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ही डायमेंशंस है, ठीक है। तो अगर नो डायमेंशन कहे तो फिर आप नो डायमेंशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट चलते हैं जी, हमने यहाँ पे जो यूनिट डिस्कस किए हैं डिग्री, रेवोल्यूशन, और उससे नेक्स्ट हमारे पास ऐसे क्या था, रेडियन। तो इनको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, यानी कि रेडियन को हम डिफाइन करने वाले हैं। तो 1 रेडियन इज द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। इसी तरह रेवोल्यूशन को आप डिफाइन कर सकते हैं, खुद तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह डिग्री क्या होता है कि वो एंगल मेड बाय 3/60th पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आप लोगों को पहले पढ़ाई गई हैं, आप इनको यहाँ पे एक दफ़ा देख ले। अब जहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रीमेंबर, याद रखिएगा। क्या याद रखना है? हर साल आपका यहाँ से एमसीक्यूज बनता है कि जो 1 रेडियन होगा ये बराबर होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अब यहाँ पे याद रखिएगा जो पाई की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं वो रेडियन में कर रहे हैं, तो वो क्या होती है 3.14 या 22/7। तो अब स्टूडेंट्स 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री बाय पाई, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री बाय 2 पाई। ठीक हो गया जी। तो अब 180 डिग्री बाय पाई की जब वैल्यू पुट करें तो आंसर आता है आपके पास 57.3 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ से ही एमसीक्यूज बनेगा कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है। तो वो डिग्री में ऑप्शंस आपको 4 मिलेंगी, तो आपने 57.3 डिग्री वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर 1 डिग्री हम फाइंड आउट करना चाहें, 180 डिग्री है ना, तो यहाँ से अगर 1 डिग्री देखना चाहें कि वो कितने रेडियन के इक्वल आएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो पाई को इस तरफ लेके आए, यहाँ से 1 डिग्री निकालें, 1 डिग्री अपनी जगह पे, पाई इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 180 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन बन गया, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स पाई ओवर 180 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आती है 0.0174। तो 1 डिग्री जो है वो 0.0174 रेडियन के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये दोनों मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। उससे नेक्स्ट बात करते हैं जी 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होगा, या 1 साइकिल भी आप बोल सकते हैं, 1 रोटेशन भी बोल सकते हैं। 1 रेवोल्यूशन कह लें, 1 साइकिल कह लें, 1 रोटेशन कह लें, वो होती है 2 पाई रेडियन के इक्वल, 2 पाई रेडियन के इक्वल या 360 डिग्री के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है।
उससे नेक्स्ट चलते हैं जी, नेचर की बात करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या स्केलर है। तो याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होता है और स्केलर के तौर पे भी ट्रीट किया जाता है। अब वेक्टर के तौर पे हम इसको कब यूज़ करेंगे या ट्रीट करेंगे, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा हम वेक्टर के तौर पे तब यूज़ करेंगे जब वो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होगा हमारे पास। यानी कि अगर आपके पास टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे। अब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का क्या मतलब है कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि टाइम जीरो ना हो उसके नियरर हो। ठीक है, लेट करते हैं कि जब आपके पास एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ या कर्व पाथ में मूव करता है ए टू बी, लेट करें ए टू बी एक पार्टिकल मूव करता है। अब वो इस तरह से फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मूव करे कि जो आपके पास आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ ये क्या बन जाए, एक वेक्टर बन जाए। यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन एज अ वेक्टर ट्रीट करे ये आर्क लेंथ, मतलब ये एक पोजीशन वेक्टर बन जाए। देखिए पहले ये क्या था, आर्क लेंथ, अब ये इतने दो पॉइंट्स करीब हैं कि ये वाला जो इनके बिटवीन आर्क लेंथ है, देखें ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी कि एक पोजीशन वेक्टर बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एस वेक्टर। तो जब यहाँ पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये आर्क लेंथ एक पोजीशन वेक्टर बन रहा हो, तब जो यहाँ पे एंगल होगा डेल थीटा, ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और इसे हम ट्रीट करेंगे एज अ वेक्टर, एज अ वेक्टर। तो यही बात आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। ठीक है जी, उससे नेक्स्ट चलते हैं जी डायरेक्शन की तरफ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नंबर वन along the axis of rotation, यानी कि जिस एक्सिस के अराउंड आपका पार्टिकल या बॉडी मूव कर रहा है तो उस एक्सिस के अलोंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। या फिर आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन, या फिर जिस प्लेन पे आपका बॉडी रोटेट कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर भी आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो सकती है। अब डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड रूल भी अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं और स्क्रू रूल की हेल्प से भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों रूल मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th में भी टॉर्क वाले टॉपिक के अंदर समझाए हुए हैं, लेकिन फिर से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि लेट करें जी हमारे पास इस प्लेन में एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा राइट हैंड रूल अप्लाई करने का तरीका क्या है कि जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा हो उस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करवाएं अंदर वाली साइड पे, बाहर की तरफ नहीं घुमाना, अंदर की तरफ। ठीक है, और थंब को खाली छोड़ेंगे, थंब आपको डायरेक्शन बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो हमारे पास यहाँ पे देखें पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, तो आपने फिंगर्स को कर्ल करवाना है जी एंटी क्लॉकवाइज। देखें ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, थंब को आप छोड़ेंगे तो ये आपकी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब आउट टू द पेज है, आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो थंब आपकी तरफ आ रहा है ये आउट टू द पेज है, तो आउट टू द पेज के लिए हम लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। क्या लेते हैं जी, अपवर्ड। या फिर आप यहाँ पे यूं भी देख सकते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही है फिंगर्स, थंब देखें ऊपर की तरफ आ रहा है, अपवर्ड। तो ये जो हमारे पास थंब की डायरेक्शन है अपवर्ड, यही हमारे पास स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है थीटा की। तो अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है तो हम इसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक हो गया जी यहाँ पर। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे सिर्फ ये एरो ना दे वो, बल्कि यहाँ पे डॉट दे दे, डॉट, तो उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को आप यहाँ पे डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस डॉट का मतलब क्या होगा, आउट टू द पेज या फिर अपवर्ड, या फिर अपवर्ड, ये याद रखिएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हो इन अ सर्कुलर पाथ, तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो वही रूल फिर अप्लाई करें, फिंगर्स को आप इस पार्टिकल की डायरेक्शन में रोटेट करवाएं। तो देखें अब ये फिंगर्स ऐसे जाएंगी, देख सकते हैं ना एरो ये जा रहा है, तो इसका मतलब ये फिंगर्स ऐसे, तो थंब आ रहा है डाउनवर्ड, तो थंब आपको बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड आ रहा है जी थंब, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये थंब की डायरेक्शन है,
ठीक है, डाउनवर्ड। तो अगर आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है तो इसके अपोजिट है, तो नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे क्रॉस का सिंबल भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसका मतलब होता है इन टू द पेज। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, इन टू द पेज। तो अगर इन टू द पेज या बोर्ड वो कहे तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। उससे नेक्स्ट है जी हमारे पास स्क्रू रूल। अगर ये आप अप्लाई करना चाहें तब भी यही रिजल्ट आएंगे। देखिए ये हमारे पास स्क्रू है, जब आप इसको टाइट करते हैं, जब आप इसको टाइट करेंगे तो ये देखें डायरेक्शन क्या है इसके रोटेट करने की, शायद देखें बताएं, क्लॉकवाइज। देखें ना, इसको ऐसे टाइट करेंगे ऐसे, तो ये डायरेक्शन है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम इसको टाइट करें, मेंशन कर देता हूँ, जब आप इसको टाइट करेंगे तो जो डायरेक्शन बन रही है जी वो क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है। अब जब डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो आप इस तरह से इसको टाइट करते जा रहे हैं, तो ये वाला जो स्क्रू है, जाहिर सी बात है टाइट होता जा रहा है तो ये नीचे की तरफ चलता जाएगा। नीचे की तरफ अगर चलता जाएगा तो इसका मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड होगी। तो अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, टाइट हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, डाउनवर्ड। तो जब डाउनवर्ड होगी तो थीटा क्या लेंगे, नेगेटिव। तो इसका मतलब जब भी आप नट को या स्क्रू को टाइट करेंगे तो आपके पास डायरेक्शन क्या आती है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये डाउनवर्ड चलता जाएगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। तो इसलिए हमारे पास थीटा क्या होगा, नेगेटिव। अब जब आप इसको अनटाइट करेंगे या ओपन करेंगे, खोलेंगे, अब टाइट आपने यूं किया था, अब इसको खोलेंगे ऐसे, तो इसका मतलब खोलने के लिए आपके पास डायरेक्शन क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या आ रही है जी, एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन है। अब जब आप इसको खोलेंगे तो जो ऊपर की तरफ आएगा, बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब इसकी जो आने की या बाहर निकलने की डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड। क्या है स्टूडेंट्स, अपवर्ड। तो जब आप इसको क्या कर रहे हैं, अनटाइट कर रहे हैं, अनटाइट कह लें या ओपन कह लें, ठीक है। जब आप इसको खोलेंगे तो ये बाहर ऊपर की तरफ निकलेगा, जब बाहर की तरफ आएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। तो इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी जिस तरफ स्क्रू आएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा जी, अपवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। तो जो हमारे पास पार्टिकल ए टू बी मूव कर रहा था, अगर वो पार्टिकल ए टू बी मूव करे और उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा टी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। तो उसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी को हम शो करते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल्टा टी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा टी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। तो ये उसका नंबर 1 फार्मूला बन गया। उससे नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर वन कंप्लीट रोटेशन या रेवोल्यूशन, यानी कि अगर पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और यहाँ से फिर दोबारा ए पे पहुँचा, तो एक रेवोल्यूशन क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो थीटा होता है एंगल, वो क्या होगा, 2 पाई, और जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से भी हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ओमेगा का। तो ओमेगा वैसे डेल थीटा किसके इक्वल आ गया, थीटा 2 पाई के, तो 2 पाई पुट कर दिया और टी क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, हमारे पास ये सेकंड फार्मूला आ गया ओमेगा का। तो यहाँ से 1 ओवर टी किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी एफ के इक्वल होता है। तो ये भी एक फार्मूला आपके पास बन सकता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपने एक नोट याद रखना है कि एक और थर्ड फार्मूला हम इसका बनाने वाले हैं, वो क्या है, वह जी ओमेगा इज इक्वल टू वी टी ओवर आर के इक्वल होता है। यहाँ पे वी टी क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, टी से टेंजेंशियल वेलोसिटी ओवर आर रेडियस, ठीक है। तो अब यहाँ से वी टी को निकालें तो ये बनता है आर ओमेगा के इक्वल। आप चाहें तो इसको ओमेगा आर लिख दें, चाहें तो इसको आर ओमेगा लिखते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए जब भी मैग्नीट्यूड ले रहे होंगे तो आर ओमेगा भी ठीक है, ओमेगा आर भी ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये हमारे पास बन गई थी थर्ड फार्मूला। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है, वही एमसीक्यूज मैं आपसे पूछने लगा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ
अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा हो तो फिर आप आर ओमेगा लिखें या ओमेगा आर लिखें, दोनों ठीक है। जो MCQs बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर मैं आपसे पूछूं इन वेक्टर फॉर्म VT इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा और VT इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, इन दोनों में से कौन सा रिलेशन ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस रिलेशन को याद रखते हुए फ़ौरन सोचने से पहले ये कहते हैं कि VT इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको याद होता है आर ओमेगा मैग्नीट्यूड में, तो वो यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, ये तरतीब याद रखते हैं, तो वो कहते हैं आर क्रॉस ओमेगा होगा, तो आर क्रॉस ओमेगा वाला रिलेशन वो ठीक समझते हैं। तो ये स्टूडेंट्स गलत है। आपने याद रखना है कि आर ओमेगा, जो आर क्रॉस ओमेगा का रिलेशन है ये वाला, ये गलत है। जो VT इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है ये ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट नहीं करना इन वेक्टर फॉर्म। अब हम इसको समझते हैं कि ये वाला रिलेशन क्यों ठीक है और ये वाला ठीक क्यों नहीं है। इसको ज़रा गौर से समझिएगा। हमारे पास प्लेन में एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो हम राइट हैंड रूल अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। तो वो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन हमारे पास आती है वो क्या है, वर्टिकली अपवर्ड, जिसको हमने यहाँ पे शो भी किया हुआ है। ओमेगा की डायरेक्शन क्या है जी, अपवर्ड। कैसे आई, राइट हैंड रूल अप्लाई किया, जिस तरफ आपकी रोटेशन है उस तरफ आप फिंगर्स को कर्ल करवाएं। ठीक है, ये देखें, ये फिंगर्स आ रही हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब आपकी तरफ आ रहा है आउट टू द पेज, तो उसके लिए अपवर्ड शो करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी, अपवर्ड। जिस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डायरेक्शन फाइंड आउट की है, उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो एक तरह से दोनों की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें कि जैसे ही हमने एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली, तो अब हम ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं। मैं अगर यहाँ पे आपसे पूछूं कि इस डायग्राम को गौर से देखते हुए मुझे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट A पे, मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट A पे मुझे टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएं, तो आपके मुताबिक यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। मैं बना देता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, या फिर ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना लेता हूँ ये होगी। इस पॉइंट A पे टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन स्टूडेंट्स क्या होगी, ये होगी, या फिर जो मैंने ये रेड वाली शो की है ये होगी। सोचें और बताएं। इस पॉइंट A पे टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगी, ये रेड वाली या ब्लू वाली। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी रेड वाली, ऐसा मेरा मानना है। यानी कि मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे, क्योंकि समझदार है ना स्टूडेंट्स सारे, अच्छी तैयारी है, तो वो कहेंगे जी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रेड वाली ठीक है, क्योंकि वो इस डायरेक्शन को देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि बॉडी इस तरफ रोटेट कर रहा है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी रेड वाली। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, रेड वाली टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब याद रखिएगा, जब मैं ये दो रिलेशन सेटिस्फाई करूँ तो मेरा जो थंब है ना, थंब, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी के पैरेलल होना चाहिए, यानी कि मेरे थंब को टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होना चाहिए, तब मेरा इन दोनों में से जो भी रिलेशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलॉन्ग थंब आ रहा होगा वो ठीक होगा। सही है, दोनों के लिए मैं चेक करता हूँ। पहले चेक करते हैं जी आर क्रॉस ओमेगा। आर क्रॉस ओमेगा का मतलब है कि आर को ओमेगा की तरफ हम रोटेट करवाएं, यानी कि फिंगर्स को आर से ओमेगा की तरफ रोटेट करवाएं। तो स्टूडेंट्स ज़रा गौर कीजिएगा, ये आर है, इस आर को मैं ये देखें फिंगर्स की तरफ रोटेट, ओमेगा की तरफ रोटेट करवा रहा हूँ। मैं आर को ओमेगा की तरफ, आर क्रॉस ओमेगा, तो आर को ओमेगा की तरफ रोटेट करवाऊँ, ये देखें ज़रा गौर से, ये आर ओमेगा की तरफ आ रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, तो थंब किधर आ रहा है, मेरी तरफ, मेरी तरफ से मुराद थंब आ रहा है डाउनवर्ड, ये ब्लू VT की तरफ आ रहा है, ऐसे ही है। ये देखें, फिर से बता रहा हूँ, ये आर को ओमेगा की तरफ घुमाएं तो थंब मेरी तरफ आ रहा है, इसका मतलब इस ब्लू एरो की तरफ आ रहा है। तो अभी तो आप कह रहे थे कि टेंजेंशियल वेलोसिटी की ये डायरेक्शन ठीक है, तो देखा आर क्रॉस ओमेगा जब हम लेते हैं तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये बनती है, जो कि गलत है। तो इसका मतलब आर क्रॉस ओमेगा का रिलेशन ठीक नहीं है इन वेक्टर फॉर्म। जब हम ओमेगा क्रॉस आर लेंगे, अब ओमेगा को आर की तरफ, तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, जब ओमेगा क्रॉस आर लेंगे आप,
तो फिर देखना कि जो आपका थंब है वो इस VT के पैरेलल आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये ओमेगा है, ये R है, तो ये देखें ओमेगा को R की तरफ, ये ओमेगा R की तरफ आ रहा है, ये देखें ये ओमेगा R की तरफ आ रहा है, थंब VT के पैरेलल जा रहा है। तो इसका मतलब वाकई ओमेगा क्रॉस R का रिलेशन ठीक है, क्योंकि थंब जो है वो VT के पैरेलल आ रहा है। तो इस तरह से ओमेगा क्रॉस R वाला रिलेशन ठीक है, ये गलत है। अब जिन स्टूडेंट्स को यहाँ से समझ नहीं आई वो यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से बहुत आसान है, मैथमेटिकल प्रूफ हो जाएगा। यही डायरेक्शन वाला केस दोबारा समझाने लगा हूँ जी। लेट कर लें स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, 3 प्लेन ले रहा हूँ, ठीक है, स्पेस। अब ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट डायरेक्शन होती है वो आई कैप पॉजिटिव, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव आई कैप। क्लियर है जी। वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। वाई एक्सिस पॉजिटिव के अलॉन्ग जे यूनिट वेक्टर पॉजिटिव, और नेगेटिव के अलॉन्ग नेगेटिव जे कैप आ जाएगा, यूनिट डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूँ। इसी तरह जी एक्सिस पॉजिटिव, यूनिट वेक्टर के आ जाएगा, और यहाँ पे जी एक्सिस नेगेटिव, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, के यूनिट वेक्टर। तो अब स्टूडेंट्स ज़रा गौर कीजिए, अगर मैं ओमेगा देखें, ओमेगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, तो ये मेरा ओमेगा ड्रा हो गया वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है जी। उसके बाद R पोजीशन वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये R पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ गया। अब मैं दोनों को सेटिस्फाई करके देखना चाहता हूँ, तो ये तो वैसे ही गलत है, यहाँ से भी गलत होगा, लेकिन आप इसको देख लें कि ठीक होता है कि नहीं, इस तरह से टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। अब मुझे क्या चाहिए जी, ओमेगा क्रॉस R। अब इस सिचुएशन को देखते हुए अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी, जी नेगेटिव के अलॉन्ग होगी, जी पॉजिटिव के अलॉन्ग होगी, कहाँ होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप सोच के कमेंट सेक्शन करना चाहें तो आप इसको करें, अदरवाइज इसको ज़रा समझ लें। मेरे हिसाब से जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, या आप भी सोच रहे होंगे, वो होगी नेगेटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि यहाँ पे। यहाँ पे होगी, ये क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग होगी, ठीक है जी। अब यही चीज़ चेक करते हैं कि ओमेगा क्रॉस R की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रही है वो नेगेटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग आती है कि नहीं आती। देखते हैं ज़रा। आपको याद होगा सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था I क्रॉस J किसके इक्वल होता है, K यूनिट वेक्टर के। J क्रॉस K किसके इक्वल होता है, I यूनिट वेक्टर के। K क्रॉस I क्या होता है, J यूनिट वेक्टर के। इसी तरह हमने ये देखा था कि J क्रॉस I उलट कर दें अगर, तो फिर J क्रॉस I किसके इक्वल था, नेगेटिव K के। K क्रॉस J नेगेटिव I, और I क्रॉस K किसके इक्वल था, नेगेटिव J के इक्वल था। ये बातें आपको याद होंगी। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ज़रा ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करें, VT अपनी जगह पे, ओमेगा वैसे, और ये वाला R भी वैसे। अब ओमेगा यहाँ पे देखें किसके अलॉन्ग है, पॉजिटिव J, तो ये J लिख दिया। R पोजीशन वेक्टर R किसके अलॉन्ग है, पॉजिटिव I, तो यहाँ पे I लिख दिया। क्या बन गया, J क्रॉस I बन गया। तो यहाँ से देखिए J क्रॉस I है, I क्रॉस J नहीं है। J क्रॉस I किसके इक्वल आ रहा है, नेगेटिव K, नेगेटिव K। तो इसका मतलब जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रही है वो नेगेटिव K के अलॉन्ग आ रही है। तो हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें नेगेटिव K के तो अलॉन्ग ली हुई है। तो इसका मतलब ओमेगा क्रॉस R लें तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी आती है, जो कि बिल्कुल ठीक है। R क्रॉस ओमेगा लेंगे तो वो फिर प्रूफ नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी ये MCQs बन के आए तो आपने ओमेगा क्रॉस R को सिलेक्ट करना है। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड में पूछे तो फिर चाहे R ओमेगा लिखें चाहे ओमेगा R लिखें। बार बार इस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट MCQs है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम यूनिट की। तो ऐसे यूनिट क्या होगा जी, एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकेंड, जिसको आप यूँ भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे डायमेंशन क्या होगी, अगर एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन पूछ ली जाए तो याद रखिएगा रेडियन की तो होती नहीं है, तो पर सेकेंड है, तो t की पावर -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास डायमेंशन होगी। अगर mLT की फॉर्म में पूछे तो फिर क्या होगा, m की पावर 0 और l की पावर भी 0 और t की पावर -1। ये mLT की फॉर्म में डायमेंशन होगी एंगुलर वेलोसिटी की। उससे नेक्स्ट चलते हैं जी कमर्शियल यूनिट, यानी कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी का, वो है जी RPM, जिसका क्या मतलब है, रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट प्रैक्टिकली यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का।
ठीक हो गया जी। उससे नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी कह लें या स्पीड कह लें, एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम में दी गई हो, रेवोल्यूशन पर मिनट में दी गई हो, उसको रेडियन पर सेकंड में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, ये तरीका आपको आना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंगुलर स्पीड अगर आरपीएम में दी गई हो, उसे रेडियन पर सेकंड में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। मैंने उसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज बना लिया कि रेवोल्यूशन पर मिनट जो है वो कितने रेडियन पर सेकंड के इक्वल आएगा, तो ये एमसीक्यूज बन सकता है। ऑप्शंस आपके पास डिफरेंट होंगी लेकिन आपको फाइंड आउट करने का तरीका आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। रेवोल्यूशन पर मिनट है तो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट आ गया जी। इसको सॉल्व करें। 1 रेवोल्यूशन का क्या मतलब, 2 पाई रेडियन, तो यहाँ पे लिख देते हैं जी 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं जी, 60 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 3 दा 6 और ये सिफर वैसे, तो इसका मतलब आ गया जी पाई डिवाइड बाय 3 इंटू रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया। इसका मतलब 1 आरपीएम जो है वो पाई बाय 30, ये सिफर भी तो खड़ा है ना, ठीक है, पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड के इक्वल होता है। तो जो भी ऑप्शन आपको मिले पाई बाय 30 इंटू रेडियन पर सेकंड, इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास ऑप्शन में गिवन होगा, आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब यहीं से स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 रेडियन पर सेकंड, 1 रेडियन पर सेकंड जो है ये कितने आरपीएम के इक्वल होगा, रेवोल्यूशन पर मिनट के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे रहने दें इसको, 1 रेडियन पर सेकंड अपनी जगह पे, और इधर हमारे पास क्या था आरपीएम, तो आरपीएम अपनी जगह पे। ये 30 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 रेडियन पर सेकंड जो है वो 30 बाय पाई रेवोल्यूशन पर मिनट के इक्वल होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज हैं, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। उससे नेक्स्ट हम बात करते हैं जी नेचर की। तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। उससे नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये हमने यहाँ से तैयार किया है कि देखें टेंजेंशियल वेलोसिटी का ओमेगा के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, और टेंजेंशियल वेलोसिटी का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट इस पोजीशन वेक्टर आर से लूँ तो फिर रिजल्ट क्या होगा। तो याद रखिएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी का अगर ओमेगा के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो रिजल्ट 0, टेंजेंशियल वेलोसिटी का पोजीशन वेक्टर आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो रिजल्ट फिर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तब क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि इस टेंजेंशियल वेलोसिटी और इस ओमेगा के साथ यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो 90 है, दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर, और ये दोनों भी आपस में यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर। तो एंगल 90 है, cos 90 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हमारे पास दोनों के लिए रिजल्ट क्या आया है, 0 आया है। उससे नेक्स्ट एक और एमसीक्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी दी गई है ओमेगा इज इक्वल टू 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट और टाइम दिया गया है 1 सेकेंड। यानी कि आपके पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, 1 सेकंड के लिए उसकी रेवोल्यूशन या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट। आपने क्या करना है जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि थीटा आपने कैलकुलेट करना है, और उसके बाद नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी यहाँ पे होगी वो भी आपने बतानी है कि 1 सेकंड में अगर एक पार्टिकल इस स्पीड से मूव कर रहा हो तो फिर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी कंप्लीट हो चुकी होंगी, ये आपने बताना है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं, आपको फाइंड आउट करने का तरीका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम थीटा निकालते हैं। तो उसमें ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे पास रिलेशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक हो गया जी। अब ओमेगा क्या होता है, 2 पाई ओवर टी, या फिर मैं यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ डायरेक्ट ही पुट कर देता हूँ, यहाँ से भी आ जाएगा लेकिन आप इसको सॉल्व कर लें, यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। कितना है जी ओमेगा, 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये वाला टी वैसे का वैसे, तो स्टूडेंट्स 3000 1 रेवोल्यूशन कितने रेडियन की इक्वल होती है, 2 पाई रेडियन की इक्वल, डिवाइड बाय 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। तो यहाँ आ गया रेडियन और ये आ गया सेकंड। ठीक हो गया, और टाइम कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को मसला नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं। अब ये 0 0 से कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा जी
6 है, तो 2 1 द 2, 2 3 द 6। अब 3 1 द 3, 3 1 द 3 और आगे हमारे पास ये 2 सिफर वैसे के वैसे बचेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक। तो क्या बच गया 100 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ये सेकंड से कैंसल, तो इसका मतलब 100 पाई रेडियन बच गया है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 100 पाई रेडियन। तो ये हमारे पास थीटा का आंसर आ गया। अगर ये ऑप्शंस आपके पास गिवन होंगी तो थीटा की ये ऑप्शन आप देख के सिलेक्ट कर लेंगे। उससे नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी कंप्लीट होंगी वो हमने फाइंड आउट करना है। तो उसको देखिएगा फटाफट, यहीं से स्टूडेंट चेक करते हैं। देखें यहाँ पे रेडियन है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल है, 1 रेडियन। तो अभी मेरा ख्याल है कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, अच्छा प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने किया था। तो मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, 1 रेडियन जो है ये बराबर होता है आपके पास पाई बाय 30 रेवोल्यूशन पर मिनट, पाई बाय 30 RPM। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। देखिए फिर से इसको कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 1 रेवोल्यूशन होती है 2 पाई रेडियन के इक्वल। तो यहाँ से आप क्या निकालना चाह रहे हैं, 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन निकालें तो ये बनता है 1/2 पाई रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इस चीज़ को आप पुट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे रेवोल्यूशन लेके आना चाह रहे हैं तो वो नहीं बनेगा, पाई बाय 30 नहीं बनेगा, ये गलत लिखा है हमने, ऐसा नहीं होगा, ये वाला ठीक है। इसको रेज कर देते हैं, इसको नहीं लिखना, ये ठीक है। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, यहाँ से 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रेवोल्यूशन बनेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 100 पाई, यहाँ पे रेडियन की जगह क्या लिखूँ, 1/2 पाई रेवोल्यूशन, 1/2 पाई रेवोल्यूशन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सिर्फ मैंने क्या किया, 1 रेडियन की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। अब ये पाई पाई से कैंसल, 2 5 था 10, तो ये बच गया जी 50 रेवोल्यूशन, ये आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से वो पूछ रहा था नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो वो कितनी होगी, 50 होगी। तो जो 50 की ऑप्शन होगी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उससे नेक्स्ट हमारे पास एक और एमसीक्यूज है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर दी गई हो 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, आर दिया गया हो 10 सेंटीमीटर और टी दिया गया हो 1 सेकंड, आपसे कह रहा है जी थीटा आप फाइंड आउट करें। तो सारे बच्चे ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं लेकिन उसमें ओमेगा नज़र नहीं आ रहा, तो याद रखिएगा यही वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब हम जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो यहाँ से आप लोग वी टी दिया होगा ना, ओमेगा को फाइंड आउट कर लें, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी टी ओवर आर बन जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दें, थीटा इज इक्वल टू वी टी डिवाइड बाई आर इंटू टी। अब वी टी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 25, तो 25 डिवाइड बाई आर कितना दिया हुआ है 10, सेंटी से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर से ख़त्म हो जाएगा, और आगे टाइम कितना है 1। तो 25/10 का आंसर क्या होता है 2.5। तो ये आपके पास है रेडियन बच गया ना, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास कि 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज़ द एंगुलर स्पीड ऑफ डैश हैंड इन क्लॉक, यानी कि एक रेवोल्यूशन पर मिनट के लिए एंगुलर स्पीड एक रेवोल्यूशन पर मिनट के लिए हम क्लॉक की कौन सी हैंड यूज़ करते हैं। एक रेवोल्यूशन पर मिनट के लिए एंगुलर स्पीड है हमारे पास, उसके लिए हमें बताएं कि क्लॉक में जो है हम कौन सी सेकंड या मिनट हैंड या आवर हैंड जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगर एक रेवोल्यूशन पर मिनट देखें तो एक चक्कर 1 मिनट में कौन सी क्लॉक जो है या हैंड क्लॉक जो है वो पूरा करती है, सेकंड वाली, क्योंकि जो सेकंड वाली नीडल होती है क्लॉक की वो 1 मिनट में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे क्या है 1 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में पूरा चक्कर कौन सी नीडल कंप्लीट करती है,
मिनट वाली सुई या सेकंड वाली सुई या घंटे वाली सुई? तो आप स्टूडेंट सोचें और बताएं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर आप देखें कि अपना आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 1 चक्कर कौन सी सुई कंप्लीट करती है? तो वो करती है सेकंड वाली। कौन सी जी? सेकंड वाली। अब यहीं से हमारे पास ये मिनट हैंड, सेकंड हैंड और हैंड के जो MCQs बनेंगे उसको यहाँ पे फटाफट देखिएगा। अगर ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो फिर इस तरह के जो भी MCQs आएंगे वो आप भूलेंगे नहीं, बल्कि अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा इसलिए स्पीड लगा रहा हूँ। सेकंड हैंड, मिनट हैंड और हैंड। अब सेकंड हैंड के लिए हमारे पास सेकंड वाली है जो 1 रेवोल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, 1 चक्कर कंप्लीट करती है। उसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा? 60 सेकंड। 60 सेकंड में 1 चक्कर कंप्लीट कर लेती है ना सेकंड वाली नीडल। इसी तरह से जो मिनट हैंड है वो वाली 1 चक्कर अपना कंप्लीट करते कितने टाइम में जी? 60 मिनट में। 60 मिनट में मिनट वाली जो सुई होती है वो अपना 1 चक्कर कंप्लीट कर लेती है। उससे नेक्स्ट है घंटे वाली। तो जो घंटे वाली नीडल होती है क्लॉक में, वो अपना 1 चक्कर कंप्लीट करती है 12 आवर्स के बाद, यानी कि 12 घंटे गुजरने के बाद ये घंटे वाली सुई अपना 1 चक्कर कंप्लीट कर लेती है। तो ये हमने टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब ज़रा हमें चाहिए एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड हमें चाहिए सेकंड वाली की, सेकंड हैंड की एंगुलर स्पीड। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे 2π/t, ये बेस्ट फार्मूला है। तो 2π वैसे टाइम कितने हैं सेकंड वाली के लिए? 60, तो ये 60 सेकंड आ गया। तो 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो क्या आ गया? π/30, π/30 रेडियन पर सेकंड आ गई। ये हमारे पास एंगुलर स्पीड आ गई सेकंड वाले हैंड की। ठीक है जी। उससे नेक्स्ट है मिनट हैंड की एंगुलर स्पीड। तो वो क्या रिलेशन होगा? 2π/t। 2π वैसे t कितना चाह रहा है जी? 60 मिनट है, तो 60 मिनट पुट कर दिए। अब 2 3 द 6, π/30, π/30 रेडियन पर मिनट। यहाँ पे मैंने मिनट लिया हुआ है। तो अब हमें चाहिए सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो π/1800 रेडियन पर सेकंड आ गया। इसी तरह से अगर इसमें आपको एंगुलर स्पीड चाहिए और एंड की, तो 2π/t, 2π कितना है? 12 आवर, तो 12 आवर आ जाएगा। अब 2 6 था 12, π/6 रेडियन पर आवर आ जाएगा। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये बन गया π/6 मल्टीप्लाई 3600। तो अब इसको सॉल्व करें तो π/21600 आता है, जो कि रेडियन पर सेकंड में है। ठीक है जी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एंगुलर स्पीड निकाली सेकंड के लिए, मिनट के लिए और हैंड के लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस एंगुलर स्पीड की रेडियन पर सेकंड की बजाय RPM में वैल्यू बताओ, और यहाँ से पूछ लिया जाए एंगुलर स्पीड जो मिनट हैंड की है वो रेडियन पर सेकंड में दी गई है, लेकिन आप RPM रेवोल्यूशन पर मिनट में चेंज करो। और यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है कि एंगुलर स्पीड जो हैंड के लिए है वो यहाँ पे रेडियन पर सेकंड में दी गई है, आप उसको रेवोल्यूशन पर मिनट में चेंज करें। तो चेंज करें शाबाश, और कमेंट सेक्शन में बताएं। एक मैं कर देता हूँ, फटाफट देखिएगा। अब यहाँ पे रेडियन पर सेकंड नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पे इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? RPM में। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। तो देखें ओमेगा एस इज इक्वल टू π/30। तो यहाँ पे 1 रेडियन पर सेकंड है, तो 1 रेडियन पर सेकंड, 1 रेडियन पर सेकंड किसके इक्वल था? 30/π RPM। ठीक है। तो 1 रेडियन पर सेकंड की जगह ये लिख सकता हूँ, तो ये आ गया जी 30/π RPM। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 1 RPM। ये आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट वाला सॉल्व करें कि 1 रेडियन पर सेकंड की जगह यहाँ लिख दें 30/π, π से कैंसिल, 30/18 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। π/6 आएगा शायद। अच्छा, फिर इस तरह 1 रेडियन पर सेकंड है, तो यहाँ पे 30/π RPM आ जाएगा, तो π से कैंसिल, 30 को अगर 21600 पे डिवाइड करेंगे तो एक आपके पास वैल्यू आएगी, तो वो आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डिस्कशन। अब हम डिस्कस करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। कि एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा टी, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा को ω2 - ω1, और टाइम क्या आ जाएगा? T2 - T1। तो ये हमारे पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया। दूसरा इसका फार्मूला याद रखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू AT/R।
आर, यहाँ पे ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो ये भी एक सेकंड फार्मूला याद रखिएगा, एमसीक्यूज में हेल्प करेगा। और थर्ड में हमारे पास होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और वहाँ से अगर अल्फा कैलकुलेट करें तो टॉर्क ओवर आई, आई यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारे पास एक तीसरा रिलेशन आ गया। तो ये तीन फार्मूला एंगुलर एक्सेलरेशन के आपने याद रखने। अब यहाँ से अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करें तो ये बनता है AT इज इक्वल टू आर अल्फा। याद रखिएगा ये मैग्नीट्यूड ली जा रही है, मैग्नीट्यूड के दौरान आप अल्फा आर लिखें या आर अल्फा लिखें एक ही बात है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को इन वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो फिर अभी मैं आपको प्रीवियस प्रूफ करा के आया हूँ, हर एक के लिए वही आपने तरीकाकार याद रखना है। तो उसके लिए हमारे पास वेक्टर फॉर्म में जो AT यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो अल्फा क्रॉस आर के बराबर हो सकता है। आर क्रॉस अल्फा वाला रिलेशन ठीक नहीं होगा। हाँ, अगर आर क्रॉस अल्फा लेना है तो फिर आपको यहाँ पे माइनस लगाना होगा, तब ठीक है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम यूनिट की बात करते हैं। ऐसे यूनिट क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और अदर यूनिट्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर या रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप साइकिल पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। उससे नेक्स्ट डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन यहाँ से देखें हमारे पास क्या आ जाएगी, टी की पावर -2 आ जाएगी। MLT की फॉर्म में अगर आप डायमेंशंस लिखना चाहेंगे तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या बनेगी, m की पावर 0, l की पावर 0, t की -2, तो 0 0 -2 ये आपके पास डायमेंशन आ जाएगी। उससे नेक्स्ट बात करते हैं जी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेम वही प्रीवियस राइट हैंड रूल आप अप्लाई करेंगे और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हमारे पास एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो आप अपनी फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल करवाएंगे, थंब आपको एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएगा। तो लास्ट टाइम हम देख चुके हैं ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी ओमेगा, वो वर्टिकली अपवर्ड आ रही थी। तो अब हम देखें तो फिंगर्स को रोटेट करें, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपकी तरफ आ रही है, तो थंब ये बताएगा अपवर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो जो ओमेगा की डायरेक्शन यहाँ पे आ रही है वही आपके पास अल्फा की डायरेक्शन है, वर्टिकली अपवर्ड। तो ये मैंने अल्फा को रेड कलर से यहाँ पे शो कर दिया है, तो आप भी इसको यहाँ पे रेड से ही समझ लें, ये आ जाएगा। ठीक है जी, वर्टिकली अपवर्ड, और ये क्या होगी, अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा। उससे नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इस तरह का एक केस बन जाए कि अगर ये एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है ये इंक्रीज हो रही हो, बढ़ रही हो, तो फिर याद रखिएगा उस केस में जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, ये पॉजिटिव होगा और अपवर्ड होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी, याद रख लें, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, वर्टिकली अपवर्ड, और जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। ये केस याद रख ले। उससे नेक्स्ट अगर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो, लिख देता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही हो तो फिर याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो वही रहेगी, अपवर्ड, लेकिन जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो उलट हो जाएगी, वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगी। याद रखिएगा अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो फिर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन यही रहेगी, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी से, तो वो डाउनवर्ड होगी। अब डाउनवर्ड है तो अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है जी। इसी के साथ अगर आप थीटा की डायरेक्शन को भी यहीं पे देखना चाहें तो याद रखें जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वही आपके पास थीटा की डायरेक्शन होगी। ओमेगा की अपवर्ड है तो यहाँ पे लिख देते हैं थीटा की भी अपवर्ड होगी। इस केस में ओमेगा की डाउनवर्ड है तो थीटा की भी क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसको भी साथ मेंशन कर लें। उससे नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट MCQs है कि जो हमारा सीलिंग फ़ैन है, ये जो छत वाला हमारे पास फ़ैन है, इसको अगर आप गौर से देखें, देखते हुए आपने अल्फ़ा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बतानी है, तो ये MCQs बन सकता है। तो आप अपने जहाँ पे रूम में बैठे हैं तो सीलिंग फ़ैन की रोटेशन देखें और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएं। तो इसको आपने कमेंट सेक्शन में खुद ही बताना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। तो रोटेशन फ़ैन की आपके सामने है, ये मैं बता देता हूँ कि जो आपका सीलिंग फ़ैन है उसकी रोटेशन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी
क्लॉकवाइज। तो अब आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बतानी है, अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। राइट हैंड रूल अप्लाई करें और यहाँ पे डायरेक्शन बताएं। उससे नेक्स्ट चलते हैं जी, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि जितनी अभी हमने डिस्कशन की है इसके साथ हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन देखा, एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखा, एंगुलर एक्सेलरेशन का लीनियर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन देखा। तो उसी के साथ यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट 3 MCQs बनाए हैं, ये आपने याद रखने। हालांकि ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे इकट्ठे करके मेंशन किए ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से MCQs बनेगा। हमने इक्वेशन पढ़ी S = r थीटा, मैग्नीट्यूड है तो आप थीटा r या r थीटा लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में यही इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी, S = थीटा क्रॉस r। हाँ, -r क्रॉस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन अगर थीटा क्रॉस r है तो फिर पॉजिटिव ही रहेगा। उससे नेक्स्ट V = r ओमेगा या ओमेगा r आप मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं आगे पीछे, लेकिन वेक्टर फॉर्म में यही रिलेशन कैसे लिखा जाएगा, V = ओमेगा क्रॉस r। इसी तरह A = r अल्फा, मैग्नीट्यूड में अल्फा r लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में याद रखिएगा A = r क्रॉस अल्फा नहीं, अल्फा क्रॉस r लिखा जाएगा। अब लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एनालॉजी है बिटवीन द ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। यहाँ से भी आपने निशानी याद रखनी है कि किस तरह से ये ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन रिलेट करती है। सबसे पहला पॉइंट है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम d से डिनोट करते हैं और यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ट्रांसलेटरी मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसको v = डेल्टा d और डेल्टा t मेंशन करते हैं, और जो रोटेटरी मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t के इक्वल होती है। इसी तरह से नेक्स्ट एक्सेलरेशन है या लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमारे पास मैस क्या होता है, m, और रोटेटरी मोशन में जो हमारे पास मैस होता है उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, I = mr² के इक्वल होता है। उससे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है P = m × v, और लीनियर मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L = I ओमेगा, r क्रॉस p भी लिख सकते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास इम्पल्स है, F क्रॉस डेल्टा t होता है, और इस केस में हमारे पास क्या होती है, इम्पल्स एंगुलर इम्पल्स होती है टॉर्क क्रॉस डेल्टा t। इसी तरह से यहाँ पे फोर्स क्या होती है, ma या फिर डेल्टा p और डेल्टा t, और यहाँ पे टॉर्क क्या होता है, I अल्फा या डेल L ओवर डेल्टा t। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है ये वाला, कि जो टॉर्क है ना, टॉर्क ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपसे पूछा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड। अब आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगी तो आपने टॉर्क की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये MCQs आ चुका है। उससे नेक्स्ट हमारे पास वर्क क्या होता है जी, F.D या फिर हाफ m × v2² - v1²। इसी तरह यहाँ पे रोटेशनल वर्क क्या होता है, टॉर्क × थीटा या फिर हाफ × ω2² - ω1²। इसी तरह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ I ω²। फर्स्ट लॉ के अंदर फोर्स 0, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी 0। और रोटेशनल मोशन के अंदर फर्स्ट लॉ क्या होता है, टॉर्क = 0, ओमेगा कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट का मतलब ओमेगा 0 होता है। उससे नेक्स्ट सेकंड लॉ की अगर हम बात करें तो F = ma होता है। इस तरह रोटेशनल मोशन के अंदर अगर हम सेकंड लॉ की बात करें तो टॉर्क = I अल्फा होगा। और थर्ड लॉ हमारे पास क्या होता है, लीनियर मोशन में हमारे पास F12 = -F21, फार्मूला हमने डिस्कस किया था। और रोटेशनल मोशन के अंदर हमारे पास थर्ड लॉ क्या होता है, टॉर्क 12 = -टॉर्क 21। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर ज़रूर आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।